गर्मी में एक ही कमरे में रसोई, सोना, नहाना। पक्के ईंट के एक कमरे के घर में सुजाता की बड़ी बहू एक कोने में गैस चूल्हे पर खाना बना रही है। अरे भाभी जल्दी करो ना, कितना टाइम लग रहा है आपको खाना बनाने में? हमें नहा धोकर कॉलेज भी जाना है। हाँ, ऊपर से आप जो ये खाना बना रही हो, इस खाने का धुआं पूरे कमरे में भर गया है और पूरा कमरा आग की भट्टी जितना गर्म हो रहा है। कब बंद होगा ये गैस? तभी गर्मी से परेशान होकर चंचल कहती है, मुझे क्या बोल रही हो तुम दोनों? मैं खुद गर्मी में खाना बनाकर परेशान हो रही हूँ। अरे तुमसे पहले मुझे नहाने की जरूरत है। दूसरी तरफ जमीन पर पसीने में गीले होकर सोते हुए शिवानी के दोनों भाई, माँ और भतीजा उठकर बैठ जाते हैं। क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह इतना हल्ला कर रही हो तुम तीनों? सारी रात तो वैसे ही गर्मी से नींद नहीं आती, सुबह आँख लगती है तो तुम किच किच करने लगती हो। हमें लेट हो रहा है, जल्दी उठिए। अरे रुक जा, लेट तुझे नहीं मुझे हो रहा है। मुझे भी ऑफिस जाना है और अमित को भी कॉलेज जाना है। अब पहले हम नहाएंगे फिर तुम नहाना। नहीं, पहले हम नहाएंगे। बारी बारी से नहा लो, लड़ो मत। अब पहले चिराग नहाता है, उसके बाद अमित बाथरूम में नहाने जाता है और फिर उनके निकलते ही सुजाता घुस जाती है। अरे यार मम्मी, आप क्यों चली गई? आपको क्या कॉलेज जाना है? अंदर पर्दों के बीच नहाती सुजाता। अरे बेटी क्या बताऊं, सारी रात गर्मी से मेरी साड़ी पसीने से गीली हो गई थी और मुझे बड़ी खुजली मच रही थी शरीर में, इसीलिए मैं नहाने आ गई। रुक अभी आती हूँ बाहर। दूसरी तरफ गैस के पास बैठी चंचल। हे भगवान, सुबह 6 बजे से गैस पर खाना मैं बना रही हूँ और गर्मी इन्हें लग रही है। अब सुजाता नहाकर हटती है तो फिर शिवानी और नेहा भी नहाती है। उसके बाद जाकर चंचल का नंबर आता है। देखो मैं नहा रही हूँ, तुम दोनों यहीं रहना। मुझे डर लगता है कहीं पापा जी ना सामने से आना जाना शुरू कर दे। अरे कुछ नहीं होगा भाभी, आप नहाओ, हम यहीं खड़े हैं। अब चंचल उस छोटी सी जगह में नहाकर बाहर निकलती है। अब सभी लोग रसोई में ही छोटी सी जगह में बैठकर खाना खाते हैं और अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। वहीं पिंटू, मम्मी मम्मी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, शरीर में भी बहुत खुजली मच रही है गर्मी से। क्या करूं बेटा, गर्मी हो ही इतनी ज्यादा रही है। रुक मैं तेरी कमीज उतार देती हूँ। नहीं, मुझे कमीज नहीं उतारना माँ। इधर आ बेटा, आकर खटिया पर लेट जा। रात को तो जमीन पर हम जैसे तैसे सोते हैं, लेकिन अभी तेरे दादाजी बाहर गए हैं। अभी तू इस खटिया पर आराम से सो जा, पंखे की हवा सीधा इस खटिए पर आती है। मम्मी जी, रात को मैं भी ठीक से नहीं सो पाई हूँ। पिंटू के बगल में मैं भी खटिए पर सो जाऊँ? हाँ बहू सो जा। अब दोपहर में सुजाता जमीन पर और चंचल अपने बेटे को लेकर खाट पर सो जाती है। दूसरी तरफ चिराग, जो अपने लंबे चौड़े परिवार को अकेले ही संभाल रहा था, वो आज अपने केबिन में स्ट्रेस में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर सुप्रिया आती है, जो उसकी काफी अच्छी दोस्त होती है। अरे चिराग क्या हुआ, तुम आज मेरे केबिन में मुझसे मिलने नहीं आए? अच्छा सॉरी, मुझे आज टाइम नहीं मिला। क्या हुआ चिराग, काफी टेंशन में लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? अब इसे कैसे बताऊं कि ठीक तो कुछ भी नहीं है, पर ठीक भी मुझे ही करना है सब कुछ। अरे हाँ, सब ठीक है, तुम भी ना चलो लंच कर लेते हैं, लंच टाइम हो गया है। अब चिराग सुप्रिया के साथ ऑफिस कैंटीन में लंच करता है। चिराग के माथे पर अभी भी टेंशन है, उसे वो सुप्रिया से छुपा रहा है। अब शाम को चिराग ऑफिस से घर जाने से पहले बाजार से कुछ हल्की सब्जियां और सबके लिए आलू टिक्की खरीद कर घर ले जाता है। बेटा आ गया तू, काफी थका हुआ लग रहा है। शिवानी, नेहा, चलो अपने भाई को पानी दो। अब शिवानी पानी लाकर अपने भाई को देती है। भाभी ये लो, ये कुछ सब्जियां हैं और इसमें सबके लिए आलू टिक्की भी है। इसे जल्दी खा लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मेरा ये बेटा इस पूरे परिवार के लिए कितना सोचता है। एक और था जो ऐसे ही हम सबका ख्याल रखता था, लेकिन न जाने उसे किसकी नजर लगी जो वो हम सबको छोड़कर चला गया। दरअसल यहाँ पर चंचल के पति राजेश की बात हो रही है। पापा जी, मम्मी जी, चिराग, राजेश जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ भाभी, आप घबरा क्यों रही हैं? भैया को कुछ नहीं होगा, उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज चल रहा है, वो ठीक हो जाएंगे। तभी राजेश अपनी आखिरी सांस खींचते हुए कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब और तुम लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगा। मेरी इस लाइलाज बीमारी में तुम लोगों के लाखों रुपए भी लग गए, घर भी बिक गया। मैं जाते जाते तुम लोगों के माथे पर लाखों रुपए का कर्ज करके जा रहा हूँ। अरे कैसी बातें कर रहा है राजेश, तू पागल है। अरे मेरे 2 बेटे और हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अवधेश अपने बड़े बेटे को दिलासा देता है, लेकिन राजेश जो अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है, वो अब उन सांसों को भी छोड़ चुका होता है। उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, उसका शरीर अकड़ जाता है। यह देखकर चंचल चीखती चिल्लाती हुई अपनी चूड़ियां अपने पति के सीने पर तोड़ने लगती है। राजेश जी, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? पापा 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 मम्मी पापा को
अब घर वाले चंचल को संभालते हैं और फिर दोनों भाई मिलकर अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार करते हैं। अब वही दिन था जिस दिन के बाद से चिराग के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। पापा, आप क्यों पुराने दिनों को याद करते हैं? देखिए भाभी की आंखों में आंसू आने लगे और मैं हूं ना इस घर को संभालने के लिए। देखना धीरे धीरे मैं ये हालत पूरी तरह से बदल दूंगा। भैया, मेरे भी कॉलेज खत्म हो जाएंगे तो मैं भी आपका बराबर का साथ दूंगा। अब सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और फिर वहीं लंबा सा बिस्तर जमीन पर बिछाकर सभी लोग सोने लगते हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब सुजाता अपने बेटे चिराग से उसकी शादी की बात करती है। माँ, मैं अभी कैसे किसी लड़की से शादी कर सकता हूँ? घर देखा है अपना? अरे एक कमरे का घर है, इस छोटी सी जगह पर हम लोग खाना बनाते हैं, थोड़ी सी दूरी पर हम लोग सोते हैं और वहाँ बगल में पर्दा लगाकर हम लोग नहाते हैं। बड़ी भाभी ने एडजस्ट कर लिया, लेकिन आजकल की लड़कियां ये सब एडजस्ट नहीं कर सकती, इसलिए जब तक मैं बड़ा घर नहीं ले लेता मैं शादी नहीं करूंगा। अब जहाँ चिराग शादी से दूर भाग रहा होता है, वहीं सुप्रिया उसकी क्लोज फ्रेंड उससे शादी करने के सपने देख रही होती है। बहुत हो गया, आज मैं चिराग को बोल दूंगी कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और अब उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे पता है चिराग बहुत शर्मीला है, अगर मैंने उससे नहीं बोला तो वो मुझे सारी जिंदगी इस बात का पता नहीं लगने देगा कि वो मुझसे प्यार करता है। अब सुप्रिया ऑफिस जाकर चिराग के केबिन में जाती है। चिराग आज भी टेंशन में होता है। क्या हुआ चिराग, आज भी टेंशन में लग रहे हो? कई दिनों से रोज तुम टेंशन में ही आते हो ऑफिस, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, पर बताओ काम कैसा चल रहा है? काम बहुत अच्छा चल रहा है, पर सुनो, आज तुम हाफ डे ले लो, मैं भी हाफ डे ले लूंगी, हम दोनों आज कॉफी पर जा रहे हैं। अब चिराग कुछ बोलता इतने में सुप्रिया वहां से चली जाती है, जिसके बाद दोनों ही हाफ डे लेकर शाम को दोनों एक कॉफी शॉप में मिलते हैं। अब सुप्रिया बहुत खुश होती है, लेकिन चिराग वो अब भी अपने घर की जिम्मेदारियों में खोया होता है। चिराग, हम दोनों कॉफी शॉप में हैं और तुम यहाँ भी कहीं खोए हुए हो। हाँ सॉरी, अच्छा तुमने बताया नहीं कि हम यहाँ क्यों आए हैं? अचानक कोई खास वजह थी क्या? हाँ चिराग, बहुत खास वजह है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अच्छा फिर बताओ क्या है वो खास वजह? कितने बुद्धू हो तुम, एक लड़की तुम्हें कॉफी शॉप पर लेकर आई है लेकिन फिर भी तुम कुछ समझ नहीं पाए। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। आई लव यू चिराग, और अब मुझे इस दोस्ती को रिलेशनशिप में बदलना है, वो भी मैरिज रिलेशनशिप में। अब ये सुनकर चिराग सन्न पड़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि सुप्रिया एक अच्छे घर की लड़की है और वो एक मिडिल क्लास लड़का है जो अभी जिम्मेदारियों में फंसा हुआ है। सॉरी सुप्रिया, पर मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ और मैं तुम्हें वो सभी खुशियां नहीं दे सकता जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देना चाहता है। एक वाइफ शादी से पहले जिन खुशियों की ड्रीम्स देखती है, अभी मुझे खुद का घर लेना है, बहुत दिक्कतें हैं, तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी। बहुत देर हो गई चिराग, अब मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसीलिए अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं शादी अब तुम्ही से करूंगी और रही जिम्मेदारियों की बात, तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों में मिलकर साथ दूंगी। सोच लो सुप्रिया, अब भी वक्त है। हाँ मैंने सब सोच लिया है, तुम अब रिश्ता लेकर आओ मेरे घर, बात खत्म। अब चिराग ये बात अपने घर वालों से बताता है। बेटा, पर तू तो मना कर रहा था शादी के लिए और तू कह रहा है लड़की अच्छे घर से है, तो क्या वो लड़की हमारे साथ से एक कमरे में खाना नहाना सोना सब कर लेगी, ऊपर से ये भीषण गर्मी? माँ मैंने उसे सब बताया लेकिन वो जिद पर अड़ी है। अरे सच तो ये है कि प्यार मैं भी उससे करता हूँ, लेकिन बस अपने घर के हालात देखकर मैं उससे कभी ये कह नहीं पा रहा था। पर अब वो कह रही है कि वो मेरे साथ रह सकती है, मैं तो उसी से शादी करूंगा। अब चिराग कह रहा है माँ जी, तो हमें उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चलना चाहिए। हाँ सही कहा। चलो फिर कल पूर्णिमा है, अच्छा दिन है, कल ही चलते हैं। अब चिराग का परिवार सुप्रिया के घर जाता है। सुप्रिया का घर एक मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा अच्छा होता है। अरे आप लोग आ गए, बैठिए बैठिए। अब सुजाता अपने बेटे के साथ सोफे पर बैठती है और चारों तरफ से घर निहारने लगती है। इतने में सुप्रिया चाय का ट्रे लेकर सबके सामने आती है। तभी सुजाता घूर घूर कर अपनी सुंदर खूबसूरत बहू को देखने लगती है। बाप रे, इतनी बड़ी रसोई, इतना बड़ा हॉल, इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, सब कुछ कितना खुला खुला है इनके यहाँ। और मेरे घर में तो सिर्फ एक कमरा है, ऊपर से गर्मी, और इस गर्मी में एक छोटी सी रसोई, छोटा सा नहाने वाला, और वहीं हम लोग सो भी जाते हैं। ये लड़की वहाँ रह नहीं पाएगी। कहाँ खो गई सुजाता जी? अब मेरी बेटी को तो आपका बेटा बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, पर अब आप भी तो कुछ बताइए कि आपको मेरी बेटी पसंद है कि नहीं। जी मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, बाकी एक बार आप भी आइए और मेरा घर देख लीजिए। नहीं, मेरी बेटी ने मुझे बता दिया है सब कुछ, और अब जब बच्चे राजी हैं तो फिर हम लोग अब सीधा शादी की तैयारी करते हैं। अब इसी तरह से 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद सुप्रिया पूरी विधि विधान के साथ शादी करके अपने ससुराल आती है, जहाँ सुजाता आरती की थाली लिए खड़ी होती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो।
अब सुप्रिया कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन घर में घुसते ही सुप्रिया सुन्न सी पड़ जाती है। वो देखती है कि कमरे के कोने में सिलेंडर और चूल्हा और कुछ बर्तन रखे हैं। उसी की थोड़ी सी दूरी पर 4 पर्दों को जोड़कर गुसलखाना बना रखा है। फिर वहीं बगल में एक खटिया रखी हुई है। ये सब देखने के बाद सुप्रिया गर्मी से परेशान होकर कहती है, मम्मी जी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अगर कोई रीति रिवाज रह गए हैं तो उसे आज होल्ड कर देते हैं, कल कर लेंगे। मुझे अभी अपने कमरे में जाकर आराम करना है। तभी सुजाता कहती है, बहू यहाँ किसी का कोई कमरा नहीं है। इसी एक कमरे में हमारा रसोई, नहाना और सोना सब होता है। अब ये सुनकर सुप्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गर्मी से पहले ही परेशान होती है और अब ये सब सुनकर वो अपना माथा पकड़ लेती है। चिराग, इतनी गर्मी में सब कुछ इस एक कमरे के अंदर? हाँ सुप्रिया, मैंने तो तुम्हें समझाया ही था। अब ये सुनकर सुप्रिया चुप हो जाती है। अच्छा, फिर मुझे नहाना है इन हैवी कपड़ों में, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ हाँ भाभी आओ, आपको गुसलखाने में लेकर चलती हूँ मैं। अब सुप्रिया अपने बैग से एक सिंपल साड़ी निकालती है और गुसलखाने की तरफ जाती है, जो 4 पर्दों को जोड़कर बनाया हुआ होता है। मुझे यहाँ नहाते हुए कोई देखेगा तो नहीं? मतलब मेरे देवर, ससुर सब यहीं आसपास बैठे हैं। कुछ नहीं होगा भाभी, यहाँ के पुरुष औरतों को बाथरूम में जाता देख एक जगह स्थित हो जाते हैं। अभी वो लोग कहीं आना जाना नहीं करेंगे, आप आराम से नहा लो। ची ची, यहाँ कहीं से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। ची, ये बदबू कहाँ से आ रही है? वो भाभी जहाँ हम नहाते उसी के बगल में, इधर देखो ये रसोई है। हमारे यहाँ कुछ जूठे बर्तन पड़े हैं। बड़ी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने धोया नहीं। हम दोनों भी शादी में लगे हुए थे। दूर से चंचल कहती है, हाँ हाँ मैं सुबह धो दूंगी, आज मेरे सर में जरा दर्द है। अब नाक बंद करके सुप्रिया बाथरूम में जाती है और जैसे तैसे उस छोटी सी जगह में नहाने की कोशिश करती है। लेकिन नहाते नहाते कभी सुप्रिया की कोहनी बाल्टी में ठोकर खा जाती, तो कभी सिर दीवार पर लग जाता, कभी पैर फिसल जाता, तो कभी उसका सूखे कपड़े गीले जमीन पर गिर जाते। आहा, बाप रे, जब इस एक कमरे में नहाना इतना मुश्किल है तो फिर खाना और सोना वो कितना मुश्किल होगा। अब सुप्रिया नहाकर बाहर निकलती है, जहाँ वो देखती है कि खटिया पर उसके ससुर जी सो रहे हैं और जमीन पर एक लंबा बिस्तर लगा हुआ है। आओ सुप्रिया, सो जाओ। अब सुप्रिया जमीन पर अपने पति के बगल में सोती है और उसके बगल में उसकी दोनों नंद सोती हैं। फिर नंद के बगल में उसकी बड़ी भाभी, उसका बच्चा और फिर उसकी सास सो रही होती है। अब सुप्रिया जो अभी कुछ देर पहले नहाकर आई थी, वो इतने सारे जनों के साथ सोने के कारण फिर से पसीने से गीली हो जाती है और आधी रात तक घर में सबके पसीने की गंदी बदबू फैलने लगती है। दूसरी तरफ से रसोई में रखे झूठे बर्तनों का भी भभका पूरे घर में भर चुका होता है। अब सुप्रिया को गर्मी के साथ साथ घुटन महसूस होती है और वो कमरे से उठकर बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर उस मोटे मोटे मच्छर काटने लगते हैं। हे भगवान, उस एक कमरे में घुटन महसूस हो रही है और बाहर मच्छर काट रहे हैं, ऊपर से एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में ये लोग इतने आराम से एक साथ कैसे सो सकते हैं? मेरा तो मन भटक रहा है। ऊपर से इन सबका चिपचिपा शरीर भी एक दूसरे से चिपक रहा है। अब जैसे तैसे मुंह बनाकर सुप्रिया वहीं जाकर लेट जाती है। लेकिन फिर अगले दिन सुबह 4 बजते ही सुप्रिया की सास, दोनों नंद और चंचल गुसलखाने में खटर पटर कर रही होती हैं, जिससे सुप्रिया की नींद खुल जाती है। अब सुप्रिया लाल आंखों के साथ गर्मियों से परेशान होते हुए कहती है, सुबह के 4 बज रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं इतनी सुबह? वैसे पूरी रात गर्मी से नींद नहीं आई। अब 4 बजे हल्की ठंडक में थोड़ी सी नींद आई भी थी तो आप लोग हैं कि शोर करने लगे। वो बहू, हम लोग सुबह 4 बजे उठकर नहा रहे हैं क्योंकि इसके बाद घर के पुरुष नहाने लगते हैं और फिर लंबी लाइन लग जाती है। एक काम कर, तू भी उठकर फटाफट नहा ले और नहा कर फ्री हो जा। अरे मम्मी जी, सुबह 4 बजे नहा लूंगी तो पूरे दिन गर्मी लगेगी। भाभी नहा लो, फिर टाइम नहीं मिलेगा। अब सुप्रिया अलमारी से कपड़े निकालती है, लेकिन एक कपड़ा छूते ही अलमारी का सारे कपड़ा बाहर गिर जाते हैं। ये क्या मम्मी जी, इस एक अलमारी में सबके कपड़े क्यों ठूसे हुए? देखना, एक कपड़ा छुआ नहीं कि सारे कपड़े गिर गए। भाभी, इस एक कमरे में एक ही अलमारी आ सकती है, इसीलिए सब लोग अपने कपड़े इसी में घुसा कर रखते हैं। और आप चिंता मत करो, इस अलमारी से तो रोज ही कपड़े गिरते हैं। अब ये सुनकर सुप्रिया चुप हो जाती है। अब सुप्रिया कपड़े लेकर गुसलखाने के पास आती है। मम्मी जी, दीदी, ये लोग जो सो रहे हैं कहीं उठ गए तो? कुछ नहीं होगा सुप्रिया, सुबह के 4 बज रहे हैं और ये लोग 7 बजे तक उठेंगे। अब सुप्रिया उस छोटे से गुसलखाने में घुसकर जैसे तैसे नहाती है और बाहर आती है और फिर अब बारी बारी से सब नहाकर निकल जाते हैं। बहू जाओ, अब सबके लिए कुछ खाने का बना लो। अब सुप्रिया गैस चूल्हे के पास आकर बैठती है, जहाँ पर हल्का हल्का पानी गिरा हुआ होता है। मम्मी जी, दीदी, रसोई में तो पानी गिरा हुआ है। हाँ बहू, अभी हम लोगों ने नहाया ना तो पानी रिस रिस कर रसोई में चला गया होगा। अब एक ही कमरा है ना, सब कुछ इसी में करना पड़ता है। तुम थोड़ा सा कपड़ा मार लो। हाँ सुप्रिया, अच्छे से पानी पोंछ लो, फिर खाना बना लो।
अब सुप्रिया पोछा मारकर कुछ सब्जियों को काटती है, फिर आटा गूंथती है और फिर एक गैस पर मिक्स वेज की सब्जी, दूसरे पर राजमा बनाना शुरू करती है। अब सब्जी का मसाला जैसे तैसे भुनता है, पूरे घर में सब्जी की गैस बढ़ने लगती है, जिससे घर के आधे सदस्य तो सो रहे होते हैं, वो खांसते खांसते उठकर बैठ जाते हैं। अरे भाभी, सुबह सुबह क्या बनाने लग गई आप? पूरी नींद खराब हो गई। सच में पूरे घर में खाने का धुआं भर गया। अरे बेटा, अब एक ही कमरा है तो इसी कमरे में होगा ना सब कुछ। चलो अब उठ गए हो तो चलो नहा लो तुम लोग। अब छोले राजमा बनते ही सुप्रिया पूरियां तलने लगती है और इस बीच सुप्रिया पसीने से तरबतर होकर गीली हो जाती है। हे भगवान, इस छोटे से कमरे में एक ही जगह नहाना, एक ही जगह खाना बनाना बड़ा मुश्किल है। मुझे तो बहुत घुटन महसूस हो रही है। ऊपर से कोई खिड़की भी नहीं है, पंखे की हवा भी रसोई तक नहीं आ रही। अब सुप्रिया इतना बोलती ही है कि इतने में बाथरूम का पानी रसोई में पकते खाने में आकर गिरता है। अरे बाथरूम में कौन गया है? दीदी, अरे थोड़ा आराम से नहाओ, मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, खाना खराब हो जाएगा। अरे सुप्रिया, चिराग गया हुआ है। चिराग, आराम से नहाओ। हाँ हाँ भाभी, बस हो गया। अब सभी लोग नहाकर रेडी हो जाते हैं। बाहू, सबने नहा लिया है। अगर तेरा खाना बन गया तो सबको खिला दे। जी मम्मी जी, खाना तो बन गया, लेकिन कहाँ खिलाऊं इन सबको खाना? यहाँ तो जगह ही नहीं है। अरे सुप्रिया, सब यहीं रसोई में बैठकर ही खाएंगे, तुम यहीं सबका खाना लगा दो। अब गर्मी से परेशान सुप्रिया बिना कुछ कहे सबका खाना रसोई में ही लगा देती है। हे भगवान, इतनी देर से इस कोने में मैं गर्मी में खाना बना रही हूँ, अब इतनी ही जगह में सबको खाना भी खिलाना पड़ रहा है। मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। इससे तो अच्छा है कि मैं ऑफिस चली जाऊँ, वहाँ एसी में तो बैठूंगी। अब सुप्रिया परेशान होती है, वहीं घर के सदस्य आराम से खाना खाते हैं। तभी सुप्रिया कहती है, वैसे मम्मी जी, मैंने सारा काम तो कर लिया है, तो मैं अब ऑफिस चली जाऊँ? ये सुनकर चिराग कहता है, नहीं सुप्रिया, अब तुम ऑफिस मत जाओ। मेरे बड़े भैया ने भी अपनी वाइफ को कभी काम पर नहीं भेजा। मैं सारे खर्चे उठा लूंगा, तुम घर में ही रहो और घर संभालो। हाँ बहू, और तू जाएगी भी ना तो पड़ोस के लोग मुझे ही ताना मारेंगे कि मैं अपनी गरीबी की वजह से तुझसे काम करवा रही हूँ। अब ये सब सुनकर सुप्रिया चुप हो जाती है। वहीं सभी खाना खाकर अब अपने अपने कॉलेज और ऑफिस निकल जाते हैं। चंचल भी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने चली जाती है। अब सुप्रिया, मम्मी जी, खाना बनाकर मैं पसीने से बहुत गीली हो गई, मुझे नहाना है, मैं दोबारा नहा लूं? अब सुप्रिया इतना बोलती है कि तभी घर के अंदर बसंती और सावित्री घुसती हैं। अरे बहू, कैसे नहाएगी? देख, बसंती और सावित्री आ गई हैं, उन्हें चाय कौन देगा? और इन्होंने तुझे ऐसे नहाते देखा ना तो पड़ोस में बातें बनाएंगी, तो बाद में नहा लेना। अब गुस्से से पैर पटकती हुई सुप्रिया रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। अब गर्मी से सुप्रिया का चेहरा हल्का लाल पड़ जाता है और वो बार बार अपने शरीर पर खुजली करने लगती है। अरे तेरी बहू तो कुछ ज्यादा परेशान हो रही है गर्मी में, तूने क्यों से चाय बनाने को बोल दिया? हाँ, गर्मी भी तो बहुत बढ़ रही है सुजाता। अब तू इस एक कमरे को 2 से 3 कमरे में बदल दे, परिवार बड़ा हो गया तेरा। हाँ हाँ, तुम तो जानती ही हो मेरे घर की आर्थिक स्थिति। अब मेरे बेटे की बीमारी में भी इतने पैसे लगे, थोड़ा बहुत कर्जा है वो निपट जाए, फिर घर का काम करेंगे। अब सुप्रिया चाय लाकर सबको देती है। सभी लोग चाय पीते हैं और कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। बस मम्मी जी, अब मैं नहाने जा रही हूँ, अब और गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। अब सुप्रिया जैसे ही नहाने आती है तो वो देखती है कि बाथरूम की दोनों बाल्टी खाली हैं और नल में से भी पानी नहीं आ रहा है। अरे मम्मी जी, पानी तो खत्म है और नल में भी पानी नहीं आ रहा। बहू, अब तो पानी रात के 10 बजे आएगा, छोड़, तू पंखे में बैठ, बाद में नहा लियो। अब गर्मी से बेहाल सुप्रिया जाकर पंखे में बैठती है कि तभी लाइट चली जाती है। ओ गॉड मम्मी जी, क्या दिक्कत है? एक तो सारी चीजें इसी एक कमरे में है, ऊपर से ये पंखा और बंद हो गया, लाइट को भी अभी जाना था क्या? बहू, तू परेशान हो गई ना इस घर में। बड़ी बहू तो रह गई जैसे तैसे, पर तू नहीं रह पाएगी। तू अच्छे घर से भी तो आई है, थोड़ा समय दे, सब ठीक रहा तो हम भी कुछ करेंगे इस घर का। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। सुप्रिया अब दिन पर दिन और ज्यादा परेशान होने लगती है। तभी एक दिन सुजाता के घर में सुजाता से मिलने सुजाता की बहन और उसके बहू बेटा आते हैं। प्रणाम दीदी, कैसी हैं आप? मेरी पोती की स्कूल की छुट्टी पड़ गई थी गर्मियों की, तो मैंने सोचा कि उसे आपके यहाँ घुमा दूं। बहू बेटा, पैर छुओ सबके। अब पूजा और अशोक सुजाता के पैर छूते हैं। वहीं सुप्रिया इन सबको देखकर गर्मी में परेशान होती हुई खुद से कहती है, हे भगवान, हमारा खुद 10 जनों का परिवार इस एक कमरे में जैसे तैसे एडजस्ट होता है, ऊपर से ये लोग और यहाँ आ गए मेहमान बनकर। अब ये लोग इस छोटे से कमरे में कैसे सब कुछ करेंगे? मुझे इन्हें देखकर अभी से ही गर्मी लग रही है और मेरा पारा गर्म हो रहा है। सुप्रिया कहाँ खो गई? जाओ सबके लिए चाय बना लो। जी मैं अभी बना कर लेकर आती हूँ। अब जहाँ सुप्रिया रसोई में चाय बना रही होती है, वहीं घर पर आए मेहमान एक एक करके बाथरूम में जाकर नहा रहे होते हैं। अब बाथरूम के बगल में रसोई होने के कारण रसोई में पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। अरे आप लोग आराम से नहा लीजिए ना, बाथरूम का पानी रसोई में आ रहा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे।
अच्छा, माफी मांगती हूँ, बस हो गया, निकल रही हूँ। अब पूजा बाथरूम से बाहर आती है, तभी सुप्रिया सबको चाय नाश्ता देती है। सब चाय नाश्ता करते हैं। मम्मी जी, बहुत भयानक गर्मी हो रही है, मैं थोड़ी देर लेट जाऊं, मैं थक गई हूँ। हाँ बहू, लेट जा। अब जैसे ही सुप्रिया खटिया पर जाकर लेटती है, वैसे ही गायत्री सुजाता आपस में खिचड़ी पकाने लगती हैं। वहीं पूजा और चंचल एक दूसरे के साथ हाहा ही करने लगती हैं। दोनों बच्चे भी सामान को उठा उठा कर पटक रहे होते हैं, जिससे सुप्रिया की नींद खराब हो जाती है। अब सुप्रिया नींद से उठकर, हे भगवान, मैं गर्मी से क्या कम परेशान हूँ जो आप लोग मुझे और परेशान कर रहे हैं। अरे से एक कमरे में ना तो मैं चैन से खा पाती हूँ, ना सो पाती हूँ और ना ही नहा पाती हूँ। और आप लोगों को दिख रहा है जब मैं सो रही हूँ तो इतनी जोर जोर से बातें करने की क्या जरूरत है। और इन बच्चों को भी चैन नहीं है। बाप रे सुजाता, तेरी बहू तो बड़ी मुंहफट है। खैर शाम के 4 बज गए, अब तो रात के खाने की तैयारी कर लो। तुम इतने लोग हो, अभी से तैयारी करोगी तो रात का खाना बनेगा। अब गुस्से से सुप्रिया रसोई में आकर सब्जियां काटने लगती है। तभी शिवानी नेहा वहाँ आकर, लाओ भाभी, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। मैं भी करवा देती हूँ। अब सुप्रिया अपनी नंद के साथ मिलकर खाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री, पूजा, अशोक बर्तनों में कुछ न कुछ खाकर चूल्हे के पास ही झूठे बर्तनों का ढेर जमा कर देते हैं। अरे आप लोग इतने सारे बर्तन क्यों गंदे कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो उन्हें लगे हाथ धो क्यों नहीं देते। यहाँ इस छोटी सी जगह में पहले ही खाना बनाने में इतनी दिक्कत होती है और आप लोगों ने सारे झूठे बर्तन लाकर भी यहीं रख दिए। अरे चंचल दीदी, चिराग की पत्नी तो बहुत बोलती है, आज तक आपने नहीं टोका हमें। अरे कोई बात नहीं, वो छोटी है, वो भी नहीं संभाल पाती है चीजें। अब सुप्रिया कुछ बोलती उससे पहले चंचल पूजा को लेकर वहां से चली जाती है। अब खाना बनाने के बाद सुप्रिया सभी परिवार को खाना खिलाती है और फिर झूठे बर्तनों को लेकर गुसल खाने में धोती है। अब खाना खाने के बाद सभी लोग जमीन पर लंबा सा बिस्तर बिछाकर सोने जाते हैं। वहीं सुप्रिया अपने पति को लेकर कमरे से बाहर जाती है। चिराग, ये सब क्या है? ये लोग कब जाएंगे यहाँ से? हम लोग तो पहले ही इस एक कमरे में एडजस्ट नहीं हो पाते, ऊपर से ये लोग और आ गए हैं। और तुम्हें पता है इन लोगों ने मेरी नाक में दम कर दिया है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? सुप्रिया, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो रही हो, पर मैं मेहमानों को तो नहीं बोल सकता ना कि यहाँ से चले जाओ। बाकी मैं कोशिश करता हूँ। मेरा एक लोन फंसा हुआ है कंपनी में, बस एक बार वो पास हो जाए तो फिर हम एक अच्छे घर में अच्छी जिंदगी जिएंगे। अब ये सुनकर सुप्रिया चुप हो जाती है और सुप्रिया चिराग को लेकर घर के अंदर आ जाती है। अरे तुम दोनों बाहर कहाँ चले गए थे? चलो आराम कर लो। अब सभी लोग एक साथ सो तो जाते हैं, लेकिन आधी रात को सभी लोग नींद में एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। उनके शरीर से पसीना बह रहा होता है। कहीं गायत्री तेज खर्राटे ले रही होती है। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा है। यहाँ मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। अब कुछ दिनों बाद गायत्री अपने पूरे परिवार के साथ घर लौट जाती है, लेकिन वहीं सुप्रिया घर में रह रहकर चिड़चिड़ी हो जाती है। हे भगवान, मेरी जिंदगी इस एक कमरे में सिमट कर रह गई है। वहीं अब अपनी बहू का चिड़चिड़ापन सुजाता से देखा नहीं जाता और सुजाता अपने बेटे से कहती है, बेटा जा, बहू को आज कहीं घुमा कर लिया। सारा दिन एक कमरे में रह रहकर परेशान हो गई है। ठीक है माँ। सुप्रिया जाओ, तैयार हो जाओ, कहीं घूमने चलते हैं। अब सुप्रिया हल्का मेकअप करके चिराग के साथ बाहर जाती है। तभी पड़ोस की औरतें, अरे ये लगती तो अच्छे घर से है, पता नहीं से कमरे के घर में कैसे एडजस्ट कर रही है। इतना लंबा चौड़ा परिवार है, बहू की नई नई शादी हुई है, उसको तो बिल्कुल कैद करके रखा हुआ है। सुप्रिया तुम इन सब बातों पर ध्यान मत देना प्लीज। अब सुप्रिया चुप रहती है। फिर अपने पति के साथ एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाती है और फिर मार्केट से कुछ कपड़ों की शॉपिंग करती है। चिराग, मुझे ड्रेस बहुत पसंद है, मैं ले लूं प्लीज? सुप्रिया, वो रेस्टोरेंट में थोड़े ज्यादा पैसे खर्च हो गए और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। अच्छा, तो जब कुछ दिलाना ही नहीं था तो मुझे लेकर क्यों आए? मुझे नहीं पता था चिराग कि मुझे तुम्हारे साथ हर चीज के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ले लो। नहीं चाहिए मुझे, चलो घर। अब गुस्से से सुप्रिया अपने पति के साथ घर आ जाती है, लेकिन घर आने के बाद सुप्रिया का मूड और खराब हो जाता है, क्योंकि घर में एक तरफ गंदे कपड़ों का ढेर पड़ा होता है, दूसरी तरफ रसोई में झूठे बर्तन पड़े होते हैं जो गर्मी से बदबू मार रहे होते हैं। अरे ये क्या? आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का एक ही कमरा है, हमें एक ही कमरे में खाना, नहाना, सोना सब करना पड़ता है। उसके बाद भी आप लोग ऐसे गंदगी मचा कर रखते हैं। बहू वो। सुप्रिया चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अब चिराग एक तरफ बाथरूम में गंदे कपड़ों को धोता है, दूसरी तरफ बगल में बैठकर सुप्रिया झूठे बर्तनों को धोती है और फिर रात के खाने की तैयारी करती है। इतने में वहाँ चंचल आ जाती है। अरे हटो सुप्रिया, मैं कर देती हूँ। तुम वैसे ही बाहर से आई हो, थक गई होगी। बाहर से तो आप भी आई हो, चलो मिलके कर लेते हैं। वैसे दीदी एक बात बताओ, आप इतने टाइम से इस घर में कैसे एडजस्ट कर रही हो? मेरा तो अब दम घुटता है। एडजस्ट करना पड़ा सुप्रिया। पति के जाने के बाद मुझे मायके जाना ठीक नहीं लगा और फिर यहाँ पर जैसे तैसे करके मुझे मेरी सास ने ही संभाला।
अब सुप्रिया अपने आप में बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, जिससे सुप्रिया के शरीर में दाने निकलने लगते हैं और वो पूरे शरीर को खुजली कर करके लाल कर लेती है। मम्मी जी बहुत गर्मी लग रही है। ये एक कमरा जिसमें खाना भी बनता है, सबके सब नहाते भी हैं, सब एक साथ सोते हैं, ये कमरा आग की भट्टी बन चुका है। अरे बहू, तूने तो अपना शरीर खुजला खुजला कर लाल कर लिया है। रुक, मैं तुझे पाउडर देती हूँ। हम गरीबों के लिए तो वही ठंडा ठंडा पाउडर एसी का काम करता है। अब सुजाता जैसी अपनी बहू को पाउडर देती है, सुप्रिया उस पाउडर को गुस्से से फेंक देती है। बस कीजिए मम्मी जी, आप लोगों ने तो बस एडजस्ट करना सीखा है। एक काम कीजिए, मुझे ना मेरे मायके भेज दीजिए, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। अरे ठीक है सुप्रिया, चली जाओ, लेकिन मेरी माँ पर इस तरीके से गुस्सा मत करो। हम यहाँ शौक से नहीं रह रहे हैं, मजबूरी है हमारी भी। अब चिराग के मुंह से ये सब सुनकर गुस्से से सुप्रिया अपना सामान पैक करती है और अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर निकलते ही आसपास के लोग, अरे देखो सुजाता की बहू घर छोड़कर जा रही और जाएगी भी कैसे। नहीं, इसे कमरे में एडजस्ट करना कोई मामूली बात नहीं है इतनी गर्मी में। मुझे तो लगता है इसने अपने पति को डाइवोर्स दे दिया होगा। डाइवोर्स देकर ही भाग रही है घर छोड़कर। अब ये सब सुनकर सुप्रिया गुस्से से दोबारा अपने ससुराल में आ जाती है। बहू, तो यहाँ तुम गई नहीं? नहीं जा सकती मैं यहाँ से कहीं बाहर। अगर गई तो सब लोग आप लोगों पर कलंक लगा देंगे। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। अब सुप्रिया जबरदस्ती अपने शरीर पर सितम सहती रहती है, लेकिन फिर एक दिन सुप्रिया रसोई में खाना बनाते बनाते ही बेहोश हो जाती है। सब लोग उसे उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए सुजाता जी, आपकी बहू का शरीर काफी सेंसिटिव है और इन्होंने जरूरत से ज्यादा चीजें बर्दाश्त करने की कोशिश की है, खास करके गर्मी, जिस वजह से इनके शरीर पर लाल लाल धब्बे हैं और इंटरनली इनके शरीर का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से इन्हें बेहोशी आ गई। हाँ, थोड़ी दिक्कत चल रही डॉक्टर साहब, पर आप अभी कोई दवाई दे दीजिए जिससे ये ठीक हो जाए। वहीं दूसरी तरफ चिराग, जिसका ऑफिस में सालों से लोन फंसा हुआ था, वो पास हो जाता है। वो खुशी से मिठाई का डिब्बा लेकर घर आता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी मोहल्ले के लोग कहते हैं, पर तेरी बहू अस्पताल गई, तू यहाँ क्या कर रहा है? अब अस्पताल का नाम सुनकर चिराग भागा भागा हॉस्पिटल जाता है। बेटा, तेरी पत्नी बीमार है, अस्पताल में एडमिट है और तू मिठाई लेकर घूम रहा है। माँ, क्या हुआ सुप्रिया को? सुप्रिया, तुम ठीक तो हो ना? मैं अब सब ठीक कर दूंगा, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ सुप्रिया। हाँ चिराग, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ठीक होने की। देखो सुप्रिया, देखो, मेरा जो लोन जो सालों से फंसा हुआ था वो पास हो गया है। मुझे लोन मिल गया है। अब हम अपना खुद का नया घर ले लेंगे, जिससे हम सब अपने अपने कमरे में सुकून से रहेंगे। सच में बेटा, है तो बहुत खुशी की बात है। भगवान का शुक्र है कि उसने ऐसे बुरे समय पर हमारा साथ दिया। अब चिराग अपने लोन के पैसे से 3 मंजिला घर खरीदता है और अपनी पत्नी को लेकर उस घर में आता है। तुम दोनों ही बहू इस घर की साक्षात लक्ष्मी हो। तुमने इस घर में इतना सितम सहा कि भगवान खुद तुम्हें खुशियां देने के लिए उतारू हो गए। अब उस दिन के बाद से अवधेश का पूरा परिवार 3 मंजिला के घर में अपने अलग अलग सेपरेट कमरे में खुशहाल जिंदगी बिताने लगता है।